दोस्तों, कुछ प्रश्न चल रहे हैं मेरे मन में। ये इसराइल, यूएस और ईरान के छोटे से स्कर्मिश को लेकर, क्या मिडल ईस्ट अब सिर्फ इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि एक वर्ल्ड वॉर स्टाइल थिएटर बन चुका है? अगर ईरान का नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी सच में हिट हुआ है, तो क्या हम न्यूक्लियर डिजास्टर के थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं? अमेरिका, इसराइल, हिजबुल्ला, ईरान, सऊदी, जर्मनी, क्या ये सब एक ही वॉर में घुस चुके हैं? क्या ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक्स का मतलब है कि अब ग्लोबल प्राइसेस ब्लास्ट होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इस पूरे केओस से क्या लेना देना है? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के अंत तक। वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो एनालिसिस है, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं दिखाएगा। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जो आज हम देख रहे हैं, ये कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं है। यहाँ है ड्रोन्स, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस एलिमिनेशंस, इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स और एनर्जी वॉरफेयर। और सबसे खतरनाक, न्यूक्लियर सिग्नलिंग। इसराइल बोल रहा है, वी विल इंक्रीजिंगली स्ट्राइक द की एलिमेंट्स ऑफ ईरानियन रिजिम। पता नहीं, रिजिम तो ईरान ने खत्म ही कर दिया। अब और क्या बचा है? और भी कुछ बचा है इसराइल के पास करने को तो भगवान ही जाने अब। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, रिजिम टारगेट्स अब फेयर गेम बना दिया है इसराइल और यूएस ने। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हुई है। आईएईए बोल रहा है रेडिएशन लीक का। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो कह रही है कि रेडिएशन लीक का रिस्क हो सकता है। अब समझिए इसकी सीरियसनेस। नतान्स क्या है दोस्तों? ये ईरान का हार्ट ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट है। यहीं से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पल्स लेता है। यहीं ये सिर्फ कोई मिलिट्री टारगेट नहीं, ये ग्लोबल रेड लाइन है। आईईए आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अटमोस्ट रेस्ट्रेंट दिखाइए। दोस्तों, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, सिचुएशन हाथ से कहीं ना कहीं फिसलती जा रही है। अगर रेडिएशन लीक होता है, तो सिर्फ ईरान ही नहीं, गल्फ कंट्रीज में सऊदी, यूएई, इवन पाकिस्तान तक इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल का इशू नहीं रहा। इसराइल का क्लेम है वहीं कि ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस के सीनियर मेंबर्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्लेम है ये। और ये कोई कन्वेंशनल बॉम्बिंग भी नहीं है, ये है डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी। मतलब किसी के भी दिमाग को टारगेट करो, बॉडी अपने आप कोलैप्स करेगी। इसराइल ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारा सिस्टम हम अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गहरा। इसराइल ने बेरूट में सीनियर हिजबुल्ला ऑपरेटिव को स्ट्राइक किया है, और वहीं हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इसराइल पर आज रॉकेट दागे हैं। थोड़ी देर पहले की बात है ये। अब इसराइल का रिस्पॉन्स क्या था? 1 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज करो। रिजर्विस्ट यानी आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो उनको मोबिलाइज करवा लिया है। ग्राउंड ऑफेंसिव ऑप्शन ओपन रखा है। ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल, ये कहा है इसराइल ने, आईडीएफ ने। दोस्तों, लेबनान फ्रंट खुलना, इसका मतलब है फुल स्केल रीजनल वॉर। सीरिया अनस्टेबल है, ईरान ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और यूएस ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अब ये एक डोमिनो इफेक्ट लेता जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सऊदी बोल रहा है रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। ब्लूमबर्ग बोल रहा है अरामको रिफाइनरी इज हिट, जहां से एक बड़ा स्मोक आता दिखा। अब समझिए ये पॉइंट दोस्तों, अरामको रिफाइनरी इन्होंने कभी पहली बार हिट नहीं की है, पिछले साल भी की थी, और तब भी सऊदी शांत बैठा था। लेकिन इस बार आई थिंक सऊदी का दिमाग घूमेगा। इनका वो आतामाजी सटकली वाला मोमेंट आने वाला है। अब ये पॉइंट समझिए, रास तनूरा है क्या? रास तनूरा है दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल हब। यहां डिसरप्शन होना मतलब ग्लोबल ऑयल शॉक है।
ये अटैक का मतलब है एनर्जी सप्लाई को वेपन बना दिया गया है। और जब ऑयल वेपनाइज हो जाता है तो दोस्तों इन्फ्लेशन मिसाइल की तरह भागता है। और वही होने वाला है। मैं कल से ये कह रहा हूं, कल जब मार्केट खुलेंगे मंडे को, भैया तेल इजीली 10 से 12 टक्का अप होगा। मुझे तो अब देख के मुझे लग रहा है कि ये और ज्यादा अप होगा। पता नहीं, लेट्स सी क्या होगा। वहीं एक और पागल देश इसमें जुड़ गया है, जर्मनी। सीरियसली मैं पागल कह रहा हूँ। जर्मनी हैज नो रीजन टू ज्वाइन इसराइल एंड यूएस। ये यहीं खत्म हो जाता, 2 4 दिन चलता, इसराइल और यूएस मिलके ईरान को ठीक ठाक निपटा देते, या बाद में इन तीनों ग्रुप्स में शांति हो जाती। जर्मनी ने बेकार में आकर इसमें उंगली करने की कोशिश की, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। कुवैत में यूएस के प्लेन क्रैश हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। सऊदी ने अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है, वो तो अ, कल से ही कर दिया था। वहीं ईरान के रेड क्रिसेंट ने कहा है कि 555 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब सिग्नल्स क्या है दोस्तों? ये सब सिग्नल्स है कि वॉर अब एक्सपांड हो चुकी है। और अब ये मिडल ईस्ट का ही सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा है। अमेरिका ऑफिशियली बोलता है वी सीक रेस्ट्रेंट, पर पता नहीं क्या रेस्ट्रेंट कैसे पाएगा वो। रियलिटी क्या है दोस्तों? यूएस वॉर प्लेन्स एक्टिव हैं, यूएस एसेट्स डिप्लॉयड हैं, यूएस इंटेलिजेंस शेयरिंग इसराइल के साथ चल रही है। अमेरिका का खेला क्लियर है। इसराइल को प्रॉक्सी बना के ईरान को कमजोर करो, डायरेक्ट ब्लेम से बचो और ऑयल सप्लाईज को सुरक्षित करो कहीं ना कहीं। ईरान के ऑप्शंस यहां पर बहुत लिमिटेड है। या तो वो डायरेक्ट इसराइल पे स्ट्राइक करेगा, मतलब फुल वॉर होगा, या तो प्रॉक्सी एस्केलेशन करेगा, मतलब हिजबुल्लाह होती इनको यूज करेगा। एनर्जी को चोक भी कर सकता है, मतलब वो तो शुरू कर दिया उसने, मतलब ऑयल एंड शिपिंग लिंक्स को बाधित करना। और न्यूक्लियर एम्बिग्विटी जो सबसे डेंजरस है, नतान्स हिट होने का मतलब है दोस्तों ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड सिग्नल कर सकता है। ये ब्रीच वाला मोमेंट है। और वही मोमेंट होता है जब दुनिया का हार्ट बीट बढ़ेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत का क्या? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत का क्या? भारत के रिस्क क्या है दोस्तों? भारत का रिस्क है ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन। हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा अगर ऑयल प्राइसेस अप हो गए तो। रुपए पे प्रेशर आएगा। पॉइंट नंबर 4, गल्फ से आने वाले रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। और पॉइंट नंबर 5, शिपिंग रूट इम्पैक्ट हो सकती है, यानी बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। अब भारत के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? भारत एक न्यूट्रल मीडिएटर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। ऑलरेडी 40 देशों से भारत तेल लेता है। हालांकि जो मिडल ईस्ट का तेल है वो मिडल ईस्ट का ही रहने वाला है, उसकी इंपॉर्टेंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और पांचवी चीज जो भारत के पास है वो है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। भारत को अब इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक रहना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे शॉर्ट इंटेंस वॉर होगा, 2 3 हफ्ते का। प्रोलॉन्ग्ड वॉर नहीं होने वाला है। प्रोलॉन्ग्ड होगा तो फिर तो सबके सब सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। एक एनर्जी लेड ग्लोबल स्लोडाउन आ सकता है अगर ये लंबा चला तो। न्यूक्लियर स्केयर डिप्लोमेसी आएगी। दुनिया एक बहुत ही पतले टाइट रोप पर चल रही है दोस्तों। ये वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही है दोस्तों, ये वॉर मेंटली लड़ी जा रही है, मार्केट्स में लड़ी जा रही है, एनर्जी ग्रिड्स में लड़ी जा रही है, और डिप्लोमेसी के टेबल पर लड़ी जा रही है। और जो ये समझ गया वही फ्यूचर का पावर ब्रोकर बनेगा। क्या भारत बनेगा? लेट्स सी। बन भी सकता है। हमें अगर वापस इन्वॉल्व होने का, अगर सी ये वॉर हमने तो शुरू नहीं किया, बट देन देर इज अ चांस कि भारत फिर से कुछ ना कुछ मीडिएट करे और सेटल कराए। यही बार दोस्तों आज के सेशन का अंत करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा एक अपडेट पे बात करूं आपसे, जो भी ये छोटा मोटा अपडेट आ रहा है, सऊदी में क्या हो गया, अरामको में क्या हो गया, नतान्स में क्या हो रहा है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।